हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। गार्ड ने जब अपनी बीवी को इस तरह से बादशाह के हाथों मरते देखा तब उसने जोर जोर से रोते हुए कहा, सर प्लीज छोड़ दीजिए उसे। पर बादशाह तो जैसे कोई जानवर बन चुका था। उसने अपनी गर्दन को टेढ़ी करके गार्ड को देखते हुए कहा, तुमने अपने हाथों से मेरी जान पर गोली चलाई थी ना, तो अब मैं तुम्हारी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को तुम्हारी आंखों के सामने जान से मार दूंगा, वह भी अपने हाथों से। दर्दनाक मौत। बादशाह की बात सुनकर गार्ड की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने सबके कहने के बावजूद सुकून पर गोली चलाई थी। उसके दोनों बच्चे काफी ज्यादा डर गए थे। डर के कारण अब उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे, पर वो सूखे पत्ते की तरह अपनी जगह पर कांप रहे थे। बादशाह ने एक झटके के साथ उस चाकू को गार्ड की बीवी के सीने से बाहर निकाला। वहीं उसके ऐसा करते ही वो औरत लुढ़क कर कुर्सी पर गिर गई। उसे देखकर समझ में आ रहा था कि उसकी सांसें थम गई है। वही अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को इस तरह से मरता देखकर वह गार्ड जोर जोर से रो रहा था। उसने रोते हुए कहा, सीमा उठो सीमा उठो। पर उसकी बीवी तो मर चुकी थी। वही अपनी मां को इस तरह से मरता देखकर वह दोनों बच्चे भी बिलख बिलख कर रोने लगे। वही उन सभी की रोने की आवाज सुनकर बादशाह ने अजीब तरह से अपनी आंखें बंद की, जैसे उसे सुकून मिल रहा हूं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे चीखें पसंद है। बादशाह ने उसे चाकू पर लगे खून को अपने हाथ से अपने दूसरे हाथ पर लगाते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे खून कितना पसंद है, अगर वह दूसरों का हो तो। इतना कहकर उसने उस चाकू को अजीब तरह से घुमाया। वही गार्ड की नजर अपने दोनों मासूम बच्चों पर थी, जिनकी तरफ बादशाह मुस्कुराते हुए देख रहा था। ये देखकर गार्ड की सांस थमने लगी। उसने जोर से रोते हुए कहा, प्लीज सर, आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए। आपने मेरी बीवी को तो मार ही दिया है, प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। इन्होंने कुछ नहीं किया, प्लीज सर इन्हें छोड़ दीजिए। गार्डन रोते रोते बादशाह से रिक्वेस्ट कर रहा था ताकि यह शैतान उसके दोनों बच्चों को छोड़ दें। वही गार्ड की रिक्वेस्ट सुनकर बादशाह ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे क्या करने में ज्यादा मजा आता है। जिस काम को करने पर मुझे चीखें सुनाई देती है, मुझे दूसरों के रोने की आवाज सुनाई देती है, वह काम करने में मुझे मजा आता है। गार्डन ने रोते हुए कहा, सर प्लीज। उसने इतना कहा ये था कि उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसका छोटा बेटा जो कि 10 साल का था, वह जोर जोर से रो रहा था क्योंकि बादशाह ने उसके छोटे से हाथ के अंदर अपना पूरा चाकू घुसा दिया था। उसकी चीखें दर्दनाक थी। वहां पर मौजूद हर एक इंसान को उस छोटे से बच्चे पर दया आ रही थी, शिवाय बादशाह के। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे बस थोड़ी देर, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगा। एक बच्चे को बाप से ज्यादा माँ की जरूरत होती है। वही वह बच्चा जोर जोर से रोते हुए अपने पापा की तरफ देख रहा था, पर उसका बाप इतना लाचार था कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वही उसका बड़ा भाई जो कि 12 साल का था, वह तो जैसे सदमे में चला गया था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अपने छोटे भाई की हालत देखकर उसे अपनी मौत भी अपने सामने नजर आ रही थी। उस बच्चे ने रोते हुए कहा, प्लीज अंकल छोड़ दो। उसके छोटे से हाथ से लगातार खून निकल रहा था। बादशाह ने कहा, बेटा मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ तुम्हारी मम्मी के पास। इतना कहकर उसने झटके से चाकू को उसके छोटे से हाथ से निकाल दिया। चाकू के निकलते ही वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तभी बादशाह ने उसके दूसरे हाथ में भी चाकू घुसा दिया। उस बच्चे की दर्दनाक चीख गूंज गई। सभी बॉडीगार्ड ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली, पर अगले ही पल वो फिर से उसी तरह से उस बच्चे और बादशाह को देखने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी आंखें बंद करने की इजाजत नहीं थी। वह बच्चा जोर जोर से रो रहा था, उसके दोनों हाथों से खून निकल रहा था, पर बहादुर शाह को तो जैसे उसके खून और उसकी
रोने की आवाज सुनकर सुकून मिल रहा था। बादशाह ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है आज तुम्हारे साथ यह सब क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस बात की वजह से इसने मेरी जान पर गोली चलाने की हिम्मत दिखाई। तुम्हें पता है ना, किसी की जान पर बने तो वह कुछ भी कर सकता है, और इसने तो मेरी जान पर गोली चलाई है, तो फिर मैं कैसे इसे छोड़ सकता हूँ? पर इसे करने से पहले मुझे तुम सबको खत्म करना होगा, ताकि इसे पता चले कि जब आपकी किसी जान से प्यारी चीज पर खतरा होता है तब कैसा लगता है। गार्ड अभी भी रोते हुए अपने बेटे को छोड़ने के लिए बादशाह को रिक्वेस्ट कर रहा था, पर बादशाह तो जैसे हैवान था, उसे अपने पागलपन के सामने एक छोटे बच्चे की चीखें भी सुनाई नहीं दे रही थी। वही काफी देर तक उस बच्चे के हाथ में चाकू गोल गोल घुमाने के बाद बादशाह ने दूसरे हाथ से भी चाकू बाहर खींच लिया। इसी के साथ वह बच्चा बिलख बिलख कर फिर से रोने लगा। उसे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी। तभी बादशाह ने उसके छोटे से हाथ को फिर से पकड़ा और उसकी कलाई की नस काट दी। वही उसे इस तरह से अपने बेटे की नस काट का देखकर गार्ड ने चिल्लाते हुए कहा, बादशाह छोड़ दो मेरे बेटे को। पर बादशाह तो जैसे पागल हो चुका था। उसने उसे छोटे से बच्चे की नस पूरी तरह से काट दी और अगले ही पल वह लुढ़क कर कुर्सी पर गिर गया। गार्डन एक नजर अपनी बीवी की तरफ देखा और फिर अपने छोटे बेटे की तरफ। दोनों की बॉडी निहाल होकर कुर्सी पर गिरी की हुई थी। उन दोनों को इस तरह से देख कर गार्ड जोर जोर से रोने लगा। वही उसका बेटा डरते हुए बादशाह को देख रहा था। बादशाह ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। आखिर मुझे तुम्हें तुम्हारे बाप को तड़पाते हुए भी दिखाना है। इतना कहकर बादशाह ने उसके दोनों हाथों में चाकू घुसा दिया और उसके दोनों हाथों को खून से लथपथ कर दिया। पर बादशाह ने उस बच्चे को जान से नहीं मारा। वही उस बच्चे की हालत भी काफी खराब हो गई थी, क्योंकि दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वह आखिर में बेहोश हो गया। अपने बीवी बच्चों की हालत देखकर गार्ड अब लगभग बेहोश होने को था। रो रो कर उसकी आंखें छूट चुकी थी। जिंदगी में कभी उसने खुद को इतना मजबूर महसूस नहीं किया था। उसे लग रहा था अगर वह फास्ट में जा पाता तो वह गलती कभी नहीं करता, जिस वजह से आज उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। वही गार्ड की तरफ देखकर बादशाह मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ। कुछ देर बाद उस बच्चे को ट्रीटमेंट दिला दी गई थी और अब वह होश में था, पर अभी भी वह डर के मारे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने अपने सामने देखा, उसके पापा को सीधा खड़ा करके बांधा गया था। उसके पापा रोते हुए उस बच्चे को देख रहे थे। तभी बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, कार्यक्रम शुरू किया जाए। बादशाह के इतना कहते ही दो गार्ड्स बाल्टी भरकर कुछ लेकर आए। बादशाह ने हंसते हुए कहा, तो अब तुम्हारी जिंदगी को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। इतना कहकर उसने दोनों गार्ड्स को इशारा किया। दोनों गार्ड्स ने सर हिलाया और उस गार्ड की तरफ आ गए जिसे बांध कर रखा हुआ था। वही उस बाल्टी में जो चीज थी उसे देखकर गार्ड ने रोते हुए कहा, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। बादशाह ने हंसते हुए कहा, अब फिर से तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तुम जानते हो ना, मुझे परेशान करने वाले लोग पसंद नहीं। गार्ड की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उस बाल्टी में एसिड था। गार्ड रोते हुए बादशाह से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे लोहे की जंजीरों से बांधा गया था, इसलिए वह चाहकर भी वहां से नहीं छूट सकता था। वही वह छोटा सा बच्चा अपने पापा को इस तरह से रोता देखकर खुद भी रो रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कुछ भी कहने की, क्योंकि वह अपनी माँ और अपने भाई को मरते हुए देखकर पहले से ही सदमे में जा चुका था। एक झटके के साथ दोनों बॉडीगार्ड्स ने वह लखनी टच गार्ड के ऊपर डाल दिया। वही वह तेजाब उस गाड़ी के ऊपर पड़ते ही उसकी पूरी बॉडी ऊपर से गलने लगी। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक और भयानक थी कि सभी लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख दिया, सिवाय बादशाह के। वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी को दर्द में देखकर राहत महसूस होती हो।
कुछ देर बाद उसकी चीखें शांत हो गई। वहीं कमरे में मौजूद आधे से ज्यादा लोग पसीने से नहा चुके थे। वहीं वह छोटा सा बच्चा फिर से बेहोश हो गया था। उस कमरे में अगर नॉर्मल कोई लग रहा था तो वह सिर्फ बादशाह। बादशाह ने उस आदमी की तरफ देखा जिसकी बॉडी के सारे कपड़े जल चुके थे, यहाँ तक कि उसके बॉडी के आधे से ज्यादा पार्ट जल चुके थे। अब वो किसी जिंदा लाश की तरह दिखाई दे रहा था। बादशाह ने कहा, अगर जिंदा बचे तो फिर से टॉर्चर मिले आना। इतना कहकर वो सीटी बजाता हुआ वहां से चला गया। बादशाह ने काफी डरावनी आवाज में गाना गुनगुनाना शुरू किया। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। इतना कहकर बादशाह अजीब तरह के मुस्कुराता हुआ सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ अरमान अभी भी लगातार मुंबई की सड़कों पर अपनी गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो गई थी, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक उनकी बॉडी में उसने छुपा कर रखे हुए थे, सारे ट्रैक्टर पहले ही बादशाह ने निकाल कर फेंक दिए थे। अरमान इस वक्त काफी ज्यादा परेशान और गुस्से में था। उसे किसी भी कीमत पर अपनी एंजल के पास पहुंचना था। अरमान को जानना था कि बादशाह उसकी एंजल को लेकर कहाँ गया है। अरमान की आंखें इस वक्त खून की तरह लाल थी। अरमान ने अपना मोबाइल उठाकर किसी को फोन करते हुए कहा, सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास, मुझे बादशाह की करंट लोकेशन पता करके बताओ, वरना तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। इतना बेकरार मारने फोन कट कर दिया। अरमान ने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर मारते हुए कहा, इस बार भी तुम्हें मुंह की खानी होगी बादशाह। तुमने इस बार अरमान राठौर की जान पर हाथ डालने की कोशिश की है, तुम्हें खुद की जान गंवा कर इसका हिसाब चुकाना होगा। अरमान जुनूनियत के साथ सुकून की तस्वीर को देख रहा था, जो कि इस वक्त उसकी गाड़ी की डैशबोर्ड पर थी। अरमान को देखकर इस वक्त कोई भी डर सकता था। वह किसी शैतान की तरह लग रहा था, जो कि अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ बादशाह के बंगले पर बादशाह अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और एरोगेंट स्टाइल में चलता हुआ अंदर आ गया। अंदर आकर उसने उन डॉक्टर की तरफ देखा जो कि इस वक्त सुकून के कमरे के बाहर खड़े हुए थे। उनमें से सबके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। उन सब के चेहरे देखकर बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या हुआ मेरी जान को। बादशाह की गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बादशाह ने उन सब की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, गूंगे बहरे नहीं हो, बताओ क्या हुआ मेरी जान को। उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी लोगों ने डरते डरते कहा, सर वह मैडम की कंडीशन ठीक है, बस उन्हें रेस्ट की जरूरत है, उन्हें कभी भी हो सकता है। बादशाह जो कि गुस्से से डॉक्टर को घूर रहा था, जैसे ही उसने सुना कि सुकून की कंडीशन अब ठीक है और उसे कभी भी होश आ सकता है, उसकी आंखें नॉर्मल हो गई। उसकी आंखों में थोड़ी देर पहले का गुस्सा पूरी तरह से गायब हो गया और वह सीधा सुकून जिस कमरे में थी उस कमरे के अंदर चला गया। सुकून अभी मशीनों से गिरी लेटी हुई थी, फिर भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। उनको देखकर बादशाह मुस्कुराता हुआ सुकून के बगल में जाकर बैठ गया। बादशाह ने सुकून के मासूम चेहरे पर हाथ लेते हुए कहा, जान मैंने तुम्हारे गुनहगारों को सजा दे दी, तुम्हें पता है मैंने उसे कितना तड़पाया। उसने तुम पर गोली चलाने की हिम्मत की थी ना, तो मैं कैसे उन्हें इतनी आसानी से छोड़ देता। तुम्हारे लिए तो मैं सबको मार सकता हूँ, पूरी दुनिया खत्म कर सकता हूँ। जान तुम्हारे लिए ही तो मैंने खुद को इतना स्ट्रांग बनाया कि मैं मुसलमान राठौड़ के सामने खड़ा रह सकूं। तुम्हें पता है जान मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। आज तक हजारों लोगों की जान ली है ताकि इस काबिल बन सकूं कि दुनिया मुझसे इस कदर डरे कि कोई मेरे सामने खड़ा रहने से पहले भी यह सोचे कि वह खुद यमराज के सामने खड़ा है या फिर इंसान के सामने। आज मेरा ख्वाब दुनिया में इस कदर फैला हुआ है जान की सारी दुनिया मुझसे डरती है।
पर तुम चिंता मत करो जान, मैं सिर्फ दुनिया के लिए बुरा हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से। तुम्हें याद है ना हम बचपन में कैसे साथ में मस्ती करते थे। इतना सोचकर बादशाह पुरानी यादों में खो गया। लंदन में जब बादशाह और सुकून एक साथ पढ़ते थे, अरमान भी तब उसी कॉलेज में था, पर उस टाइम पर अरमान को सुकून और आरोन की दोस्ती के बारे में नहीं पता था। उसे दिन एरोन काफी उदास था क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे डांटा था और वह चुपचाप अपने बेंच पर बैठा हुआ था। सुकून हमेशा की तरह पूरे क्लास में गाना गाकर सुना रही थी, मस्ती मजाक कर रही थी। जब उसने आरोन को उदास देखा तब उसके पास जाकर बैठ गई। एरोन ने बिल्कुल भी सुकून की तरफ ध्यान नहीं दिया। सुकून ने प्यार से कहा, क्या हुआ तुम्हें? एरोन ने सुकून की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, जो तुम यहाँ से। सुकून ने प्यारी सी चॉकलेट बनाते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें लड्डू? खुद के लिए लड्डू सुनकर एरोन सुकून को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें कहाँ से लड्डू दिख रहा हूँ? सुकून ने मासूमियत से कहा, हमने तो ऐसे ही कह दिया, हमें तुम्हारा नाम नहीं पता ना। एरोन ने सुकून की तरफ देखा, उसकी मासूम आंखों को देखकर और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मेरा नाम एरोन है। सुकून ने उसकी तरफ देखकर क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, तो हैरान तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हुए हो? बताओ मुझे, हम सब वहाँ पर खेल रहे हैं, तुम भी हमारे साथ खेलो ना, तुम तो न्यू एडमिशन हो ना। सुकून की बात पर एरोन ने कहा, मेरी मम्मी ने मुझे डांटा। सुकून ने क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहा, मैं तो रोज डांट खाती हूँ फिर भी उदास नहीं होती, देखो मैं कितनी हैप्पी स्माइल रहती हूँ। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए एरोन को देखने लगी। सुकून की तरफ देखकर एरोन अपनी सारी परेशानियां भूल गया। उसके चेहरे की मासूम मुस्कुराहट और उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर आरोन को पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे उसका भी कोई दोस्त हो। एरोन हमेशा से सिंगल चाइल्ड रहा था और उसके पेरेंट्स ने उसे बचपन में घर पर ही पढ़ाया था क्योंकि वह पहले काफी डरपोक था, पर दुनिया को भी वह समझ सकते, इसलिए उन्होंने उसे जबरदस्ती स्कूल भेजा था, जिस वजह से वह आज गुस्सा और उदास था। पुरानी बातों को याद करते हुए बादशाह ने मुस्कुराकर सुकून के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे याद है तुम्हारी। सिर्फ कुछ देर बात करने के बाद भी मैं खुश हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में सब कुछ ऐसी बाइक खुशियों कि जो कि तुम हो। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं सिवाय तुम्हारे, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम अपनी नई जिंदगी बताएंगे जिसमें सिर्फ तुम और मैं, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं होगी। और मैं हमेशा उसे अरमान राठौर को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हारी याद में उसने मुझे तुमसे अलग किया था और तुम्हारे हाथों से मुझे ऐसे जख्म दिए थे जिन्हें मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। इतना कहकर वह अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को देखने लगा जहां पर अभी भी चाकू के कट के निशान थे। वहीं दूसरी तरफ अरमान ने गुस्से से फोन पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे बादशाह की करंट लोकेशन चाहिए, 5 मिनट पहले की लोकेशन नहीं। अगर तुम लोगों से नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताओ। अरमान को बादशाह की जगह जगह की लोकेशन मिल रही थी, जिस वजह से वह काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। अरमान, आर्यन, आहिल, कार्तिक सभी सुकून का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें बादशाह की पल पर चेंज होती लोकेशन को देखकर समझ में आ गया था कि बादशाह ने पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।